देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। अब इनको हम सोल्व करते हैं। तो इनमें किस तरीके के क्वेश्चन हैं ये मैं आपको एक बार बता दूं। इनमें हमें एक तो डोमेन यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, उसका आउटपुट क्या होगा, मतलब सीधा सीधा मतलब है कि हमें जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं ना, उनके ग्राफ अच्छे से आने ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर हमें ग्राफ आते हैं और आपको ये पता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या है और डोमेन क्या है, तो उनके बेसिस पर ये बड़े आराम से हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इनइक्वालिटी दी हुई है। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब क्या करें, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को, इसका अल्फा क्या है, इसको सेटिस्फाई करता है। और तो अल्फा तो सिंपल सी बात है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा इसमें पुट कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ क्या करें, इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ना, एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं, यानी इसके एक्स की वैल्यूज या फिर मैं कहूँ कि अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं ना, -2 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लेते हैं। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। सो अल्फा माइनस 2 एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा की वैल्यू 2 एंड -1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2 एंड -1। तो अल्फा की वैल्यू 2 आई और -1 आया। अब आप सोचो 2 और -1 का मतलब यहाँ कौन सा सेटिस्फाई करेगा। इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखें, दिस इज -1 एंड 2। ठीक है, तो 2 से ग्रेटर और -1 से लेस, दिस इज द सॉल्यूशन। तो -1 से सारे नंबर छोटे, -2 -5 सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। अच्छा, 2 से बड़े नंबर, ग्रेटर नंबर भी इसको इसमें आएंगे। तो आप एक बात सोच के देखो। अच्छा, अब क्या होना चाहिए इसके हिसाब से कि यार साइन, पहला ऑप्शन दे रखा है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में जो अल्फा, ये ऑप्शन तो कब होता, जब अल्फा किस में वेरी करता, -1 से 1 के बीच में। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट, ये तो नहीं आ सकता। कोस इनवर्स भी नहीं आ सकता, बिकॉज अल्फा क्या होना चाहिए, -1 से 1। टेन इनवर्स में ऑल रियल आ सकते हैं ना, टेन इनवर्स में ऑल रियल आंसर आ सकते हैं, तो टेन इनवर्स आ सकता है ना। और सेक इनवर्स, सेक इनवर्स में देखो, सेक इनवर्स में 2 पॉसिबल है, बिल्कुल है। -1 भी पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है सेक इनवर्स में। सो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन C, D करेक्ट। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको कि हमें इस तरीके से करना है। बिल्कुल इसी के बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है। देखो हमें क्या बात पता होनी जरूरी थी इसके लिए कि ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दे रखे हैं उनमें इनपुट क्या क्या पॉसिबल है, मतलब उनका डोमेन क्या क्या पॉसिबल है ना। तो बस ये तो यानी हमें, और वो हमें पहले ही पता है साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का एंड कोस इनवर्स का, सेक इनवर्स का, इनका डोमेन हमें पहले ही पता है और उनको हम डायरेक्ट इसमें पुट करके देख लेंगे। नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो एक इनइक्वालिटी, एक इक्वेशन दिया है। सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं। 6 अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। सिंपल सी बात है ना, अल्फा और बीटा इसके रूट हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 6x स्क्वायर, ये 9 एंड 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। इसको हम क्या कहेंगे, से अल्फा। और x इज इक्वल टू अगेन -1/3। सो इसको हम बीटा कह देते हैं। ठीक है,
अब आप देखिए इनमें से अगर अल्फा ये आया बीटा ये आया, ये दो इसके जीरोस थे, सॉल्यूशन थे, तो आप एक बात सोच के देखो अल्फा और बीटा इसमें से कौन सी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है इसको। तो पहले ऑप्शन को अगर देखें तो भाई बीटा कोस ये तो ठीक रहेगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू ये तो एक्सेप्ट नहीं होगी, बिकॉज अल्फा कितना होना चाहिए कोस इनवर्स में, -1 से 1 के बीच का, तो यानी ये ऑप्शन तो रिजेक्ट, ये नहीं आ सकता। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स अल्फा और बीटा, कोसेक इनवर्स में ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू तो चल जाएगी, बिकॉज क्यों, बिकॉज कोसेक में -1 से छोटा नंबर चल जाता है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं बीटा की, ये तो -1 और 1 के बीच का नंबर इसमें आना ही नहीं चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो उसमें क्या चल जाते हैं, सारे रियल नंबर चल जाते हैं, तो डेफिनेटली है ना सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब आप एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। देखो हमने डोमेन और रेंज जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक चीज़ नोट की थी वहाँ पर कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस दे रखे हों तो उनके डोमेन कैसे निकालते हैं। तो देखो हमें ये बात बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। तो लेट्स से दिस इज D1, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x इज D2 एंड डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x इज D3। नाउ साइन इनवर्स x का डोमेन आपको मालूम होगा क्या आएगा, D1 कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए D1 में, x बिलोंग्स टू, ये तो -1 से 1 होना चाहिए। अच्छा D2 की बात करें, D2 x बिलोंग्स टू tan इनवर्स में क्या होता है, ये तो सर रियल नंबर होता है, -1 इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। D3 x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट। अब तीनों जो D1 D2 D3, सो fx का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ fx, डोमेन ऑफ f क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। क्लियर। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, इससे ज़्यादा बेटर ये होता है कि अगर आपको इंटरसेक्शन सीधा समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप जरा, ये तो रियल नंबर है तो इसकी तो टेंशन नहीं है, छोड़ दो इसको। ये -1 से 1 है, अच्छा इसमें -1 से 1 बीच का तो नहीं है, लेकिन -1 और 1 तो हैं, सही बात है। अच्छा -1 और 1 है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, दो एलिमेंट एलिमेंट्री वैल्यूज आ गई। D कितना हो गया, -1 एंड 1 ही एक्सेप्ट होंगी, बाकी आएंगी नहीं। आप इसको ग्राफ से भी है ना नंबर लाइन पर प्लॉट करके भी सोल्व कर सकते थे। देखो ऐसे, ये क्या है D2, अच्छा ये क्या है, ये D2, ये क्या है -1 + 1, ये क्या है भाई, अच्छा इंक्लूड है ये दोनों पॉइंट है ना। ये देखो ये क्या हो गया, थर्ड वाले की बात D3, और इसके बाद इसको भी प्लॉट कर दीजिए -1 से 1 के बीच में, यानी यही ना लाइन ऐसे, ये दोनों पॉइंट आएंगे। ये क्या है D1। अब तीनों लाइनें जहां मिलती हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, x बिलोंग्स टू -1 एंड 1, एक पॉइंट -1, सेकंड पॉइंट कौन सा हो गया +1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी क्या कर सकते हैं हम, जो कॉमन जो पार्ट होता है, कॉमन जो होता है, उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके और फिर उनमें से देख लेंगे कि कहाँ वो ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे को, और वहाँ से कॉमन पार्ट उठा के आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ बात करते हैं लास्ट 4th नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए,
4th नंबर में गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4th एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज रियल फॉर। देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि एफ एक्स इज रियल फॉर, यानी हमें जो इसके डोमेन की बात करते हैं वो उसके लिए क्या बना रहता है, रियल ही बना। यानी कोई भी चीज़, ये जो फंक्शन की हम पढ़ रहे हैं ये इनके डोमेन में ही रियल है, तो डोमेन निकालना है। इसका डोमेन D1, इसका डोमेन D2। अब जरा दिमाग लगाइए, पहला डोमेन हमने क्या कह दिया, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन D1, सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। क्या आएगा भाई, माइनस इन्फानाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट, ठीक है, 1 टू इन्फानाइट। और D2 कितना आ जाएगा आपको पता है, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। क्या चीज़ होगी कॉमन, देखो -1 से 1 हटा दो, बाकी सारा आ जाएगा। यानी इसका फंक्शन एफ एक्स इज रियल फॉर किसके लिए होगी, इन दोनों के इंटरसेक्शन के, है ना। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, -1, यानी ये ऑप्शन आ गया हमारा फर्स्ट। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। और आप सोचो ये तो रियल नंबर है, तो ऊपर वाला ये आंसर, यानी कितना आ जाएगा D2, है ना। इन दोनों में क्या आ जाएगा, D2 ही आ जाएगा। D1 और D2 का इंटरसेक्शन D2 आ जाएगा ना, सॉरी D1 आ जाएगा, D1 आ जाएगा, ठीक है। तो D1 और D2 का इंटरसेक्शन हमने निकाल लिए, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जो प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड पर ही बेस्ड है। देखिए शुरू करते हैं इनको सोल्व करना। फर्स्ट, साइन tan इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स माइनस, देखो ये प्रॉब्लम अगर मैं ये कहूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, tan इनवर्स जो ऑड फंक्शन होता था जिसमें माइनस बाहर आ जाता था वो भी यूज ले लिया, और जो जिसमें माइनस बाहर नहीं आता है, कोस इनवर्स -x क्या हुआ करता था, पाई माइनस कोस इनवर्स x, दोनों फंक्शन एक साथ ही यूज ले लिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो हमें क्या करना है, जो इसके अंदर ये यूज कर रखे हैं ना, इनको 1 बाय 1 एक एक को सोल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, वापस इसमें फिल कर देंगे, देन रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो tan इनवर्स -√3 बाय √3, इसकी वैल्यू कब आएगी, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √3। अब आप एक बात सोचिए, tan इनवर्स ये माइनस जो था -√3, तो माइनस एज इट इज बाहर आ गया, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स में √3 कब होता है, अब हमें सोचना है, ये तो सर π/3 पर होता है। अब सेकेंड थिंग, कॉस इनवर्स -√3/2, ये क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब 1 बाय 1 एक एक वैल्यूज को देख ली, पाई एज इट इज आ जाएगा, पाई माइनस ये कितना होता है √3/2 π/6 पर, तो π/6, तो माइनस किया तो कितना बन गया, ये 5 π/6, ठीक है, ये आ गया। तो बस ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब दोनों वैल्यूज को उठा के क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं और रिजल्ट देखते हैं। तो देखो क्या लिखूंगा, साइन कितना आ गया, -π/3 प्लस 5 π/6। सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा साइन में, देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम -2π प्लस 5π, कितना बचा ऊपर, साइन में 3π/6। नाउ देखिए ये कितना हो गया, ये तो π/2 बन गया। साइन π/2 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, यानी ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट कितना आ गया, 1।
ठीक है, फर्स्ट समझ आ गया होगा सबको। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अब। सेकंड में कॉस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस π/6। देखिए अगर हम इसको यहाँ की यहाँ देखें तो देखो क्या बन सकता है, कॉस ये पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। अब इसको ज़रा सोल्व कर लीजिए। कॉस पाई माइनस π/6 प्लस π/6, क्या किया, पाई एज इट इज बेटा। कोस इनवर्स √3/2 किसके इक्वल होता है, माइनस बाहर है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, π/6 के। तो वैल्यू कैंसिल आउट, रिमेनिंग चीज पाई कोस पाई -1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड। नाउ इसके बाद थर्ड की बात करते हैं, थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में देखिए साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। देखिए इसमें सेम साइन π/2 माइनस बाहर आ जाएगा ओड फंक्शन की वजह से, प्लस साइन इनवर्स √3/2। अब आप ज़रा सोचिए, साइन π/2 प्लस √3/2 π/3 पर π/3 सोल्व कर लीजिए। ये कितना बन जाएगा, देखो या तो आप π/2 प्लस लगा दीजिए या इसको सोल्व कर लीजिए। π/2 प्लस लगा देता हूँ ना मैं, तो π/2 प्लस क्या होता है, कॉस π/3 बन जाएगा, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से वो उसमें चला गया और साइन कोस में चला गया, और π/3 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2। नाउ अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक फंक्शंस जो हमने सब पढ़े हैं, सिग्नम पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x पढ़ा है, log x पढ़ा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है, ये भी फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो मैंने क्या किया है, छोटे छोटे फंक्शंस को यहाँ आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, और ये हमारे डोमेन और रेंज के कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बेसिक सी, ये भी कंप्लीट हो जाएंगी, चीज़ें आपको थोड़ी समझ में भी आएंगी अच्छे से। ठीक है, तो ये अब मैं बात करता हूँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले गिवन है y = tan इनवर्स सिग्नम x। अब आप एक बात सोचिए, सबसे पहले आप ऐसे सोचो, ये क्या दे रखे हैं हमें, ये कंपोजिट फंक्शन दे रखे हैं, ये दे रखे हैं कंपोजिट फंक्शन। भाई tan इनवर्स x एक फंक्शन होता है, उसके अंदर x की जगह किसने ले लिए, सिग्नम ऑफ x ने। अब आपको एक बात पता है, सिग्नम ऑफ x में सिग्नम कैसा होता है, सर सिग्नम हमने देखा था 0 पर तो 0 होता है, और यहाँ ये ओपन सर्कल बना देते हैं, ये इन्फानाइट, और ये इधर -1 पर ये -1, ये +1, और ऐसे। देखो आपको क्या पता है, सिग्नम में पॉजिटिव, सिग्नम क्या देता है, 3 तरीके की वैल्यू देता है। सिग्नम में थोड़ा सा भी पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिलना चाहिए सिग्नम को, चाहे 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उसको पॉजिटिव मिला तो वो 1 देगा, अच्छा माइनस नेगेटिव मिला तो वो -1 देगा, अच्छा 0 पर वो 0 देगा, यानी आउटपुट में 3। तो अब सबसे पहली बात तो हम करते हैं डोमेन की बात। तो देखो डोमेन में स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इस वाले फंक्शन से, इस वाले पॉइंट से है ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें सोचो, सिग्नम में हम ये देखो, दिमाग में 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ x का इनपुट देंगे तो इस वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसका जो रिजल्ट आएगा उससे आगे जो फंक्शन दे रखा है उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो बस ये 2-3 बातें हैं ना हमें दिमाग में रखनी है और फटाफट से सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्स की सिग्नम में। सिग्नम को यहाँ से हमने देखा, सिग्नम का डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल होता है। तो सब जब हम यहाँ पर सारे रियल पुट करेंगे तो ये आउटपुट कौन देगा, आउटपुट कौन कौन से देगा, 1, 0 एंड -1। भाई कोई अलग तो आउटपुट देगा नहीं, यही आउटपुट देगा। तो ये 3 आउटपुट देगा, वो तीनों इसमें जाएंगे 10 में। 10 को कोई आपत्ति है क्या इन तीनों आउटपुट से? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज 10 में तो सारा रियल नंबर एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये इस फंक्शन के लिए डोमेन तो क्या बन गया, डोमेन बन गया इस फंक्शन के लिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक है। अच्छा, रेंज की बात करें तो इस फंक्शन को हमने पूरे रियल नंबर इनपुट प्रोवाइड करवाए। अब ये जो इनपुट देते हैं तो इसका आउटपुट जो है वो 10 को मिल रहा है, उसके रेस्पेक्ट में y की कौन कौन सी वैल्यू, तो ज़रा देखिए tan इनवर्स जब हमने सारे रियल पुट करे तो इसके पास कौन कौन से आउटपुट गए, 1, 0 एंड -1, ये 3 आउटपुट गए हैं ना। अब आउटपुट जब 1 tan इनवर्स में 1 आया होगा, देखो आप सोच के देखो, tan इनवर्स में 3 एलिमेंट, इसको बस tan इनवर्स में आउटपुट के तौर पर इसको tan इनवर्स ने, इस फंक्शन ने tan इनवर्स को 3 वैल्यूज दी हैं। वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 0, -1 एंड 1, ये 3 वैल्यूज हैं। अब आप इन 3 वैल्यूज पर इसके आउटपुट को देखें तो tan इनवर्स 1, ये कितना होता है, tan इनवर्स -1 -π/4, tan इनवर्स 0 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। सो रेंज क्या होगी, y बिलोंग्स टू π/4 -π/4, 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसका डोमेन क्या आया, रियल नंबर, रेंज क्या आई, 0, -π/4 एंड π/4। नाउ बात करते हैं इसके बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में y इक्वल टू cos इनवर्स e⁻x। अब आप देखिए यार, cos इनवर्स का जो इनपुट है वो तो किसके बीच में वेरी करता है, हमें मालूम है, वो तो -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करना चाहिए। तो इसका इनपुट यहाँ x कौन है, ये है। अच्छा जी, बिल्कुल सही। अब आप सोचो यार, हम इसके बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं, e⁻x तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो क्या होता है, e⁻x जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात हमें पहले ही पता है। सो इसकी वैल्यू -1 से लेके 0 तक तो मीनिंगलेस हो गई। तो इस बात को मैं दोबारा से कैसे कहूँगा, तो इसको तो छोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 0 से बड़ा होगा e⁻x और कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अब आप सोचो, इस e⁻x से हम क्या बना रहे हैं, x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो क्या किया जाए, log ले लिया जाए, log। तो log ले लेते हैं, देखो log लेते हैं तो log में क्या होगा, यहाँ से देखो, अच्छा 0 वैल्यू इंक्लूड नहीं है, 0 वैल्यू इसकी इंक्लूड नहीं है। तो आप इसका अंदाज़ा है ना, आप देखो यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी हमें इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी। देखो 0 यहाँ होता है, यहाँ -∞ है। अब आपका, अच्छा ये पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट 0,1 होता है ये पॉइंट। अब आप सोचो 0 से, यानी ये जो हाइट है, ये जो वैल्यू है, ये 0 से लेके 1 तक वेरी की, 1 तक एग्जैक्ट 1 तक वेरी की। तो आप सोचो कि यार ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर गया, x तो वेरी कर गया -∞ से 0 तक वेरी कर गया, ये मतलब है। इस बात को हम log के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। तो इसका क्या ले लें, एंटी log ले लेते हैं। तो देखो log में क्या गया, 0, यहाँ से log e, तो यहाँ तो क्या हो गया x, और यहाँ क्या हो गया log लेस देन log e⁻1, है ना, ये भी e का बेस है, ठीक है, e बेस है ना। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं,
आप एक बात चीज़ नोट करोगे, यहाँ से log 0 कितना होता है, log 0 वैसे तो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं तो माइनस इन्फानाइट। और आप एक बात सोच के देखो, माइनस इन्फानाइट, अच्छा x लेस देन log 1 कितना होता है, ऑलवेज 0। अच्छा यहाँ पर क्या इक्वल टू भी शामिल है, तो यहाँ इक्वल टू आ जाएगा। तो आपको देखो ये आंसर तो हमने पहले ही देख लिया था, तो आप ग्राफ देख के भी है ना फटाफट से आंसर कर सकते हो। समझ आ गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके सी पार्ट की। सी पार्ट में दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आप इस फ्रैक्शनल पार्ट को देखो। सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में हमें मालूम है, ये क्या होता है, 0। इंटीजर वैल्यूज का फ्रैक्शनल पार्ट तो कितना होता है, 0। और जैसे ही 1 आएगा फिर 0 मिलेगा, फिर 1 फिर आएगा, फिर ये आएगा 1, फिर 2 आएगा, फिर ये दोबारा से, इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाता है ना। सेम इधर भी ये, इधर से 0, फिर ऐसे है ना, इस तरीके से ये जाता है। यानी इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट किसका, आउटपुट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, किस में वेरी करता है, 0 से लेके 1 को अप्रोच कर, 0 से शुरू होता है। अच्छा इंटीजर वैल्यू मिली, 0 दे देगा। अच्छा इंटीजर वैल्यू दे दी 0, 1, 2, 3, तो क्या दे देगा, 0। 2 दोगे तो भी 0, 3 दोगे तो भी 0, -1 दोगे तो भी 0, है ना, इस तरीके से, है ना ये। अच्छा मैक्सिमम जो आउटपुट होता है वो कहाँ तक जाता है, 1 तक। जैसे 1 0.999 को अप्रोच करेगा, ये बात हमने वहाँ बता दी थी। अब आप एक बात सोचो यार, यहाँ अगर मैं x की वैल्यू x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट पुट करता हूँ, तो ज़रा सोचो अगर कुछ भी पुट कर दूँ तो इसका आउटपुट तो कहाँ वेरी करेगा, 0 से 1 में। अच्छा इसको कोई आपत्ति होगी क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसको कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डोमेन तो क्या हो गया, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल। और रेंज क्या हो गई, देखो रेंज के लिए देखो क्या काम करना पड़ेगा, y। अच्छा देखो साइन इनवर्स में इसने क्या क्या दिया है, इसको देखो दिमाग लगाओ, इसको ये देगा 0 और 1 तक का, लेकिन कॉन्टिन्यूस देगा 0 से 1 तक का। तो आप सोचो साइन में 0 से 1 तक का मिलेगा, तो साइन इनवर्स का ग्राफ देखते हैं हम। साइन इनवर्स का ग्राफ ये -1, ठीक है। साइन इनवर्स का ग्राफ देखिए, -1 से ऐसे ही आया, फिर ये ऐसे जाता है भाई, है ना, ऐसे आता है। तो इसमें दिया 0 से लेके 1 ओपन में 1 यहाँ है, 1 ओपन पे कितना मिल जाता है, π/2 मिल जाता है। तो π/2 नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात है। तो हमारा कहाँ तक काम चलेगा, ये देखो ये सारी वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू नहीं लेनी है हमें। तो आंसर क्या हो गया, y बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन, ये रेंज आ गई, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो थर्ड पार्ट भी हो गया, सी पार्ट हो गया, ठीक है। नाउ बात करते हैं इसके डी पार्ट की। डी पार्ट की बात करते हैं। अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। देखिए आप डी को एक बार, डी पार्ट में दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स log x। यहां पर भी सबसे पहली बात आती है कि log का, सबसे पहले देखो हम डोमेन के लिए चेक करेंगे। log में नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होंगी, तो नेगेटिव नहीं होंगी तो ये किसके लिए डिफाइन होगा, सबसे पहले log का डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ log, है ना। तो सबसे पहले log के डोमेन की बात करेंगे। ऑफ log क्या होगा सर, वो तो होता है 0 से लेके इन्फानाइट तक, ठीक, 0 से लेके इन्फानाइट तक होता है। तो चलो 0 से लेके इन्फानाइट तक होता है, लेकिन 0 से लेके इन्फानाइट तक होता है, लेकिन हमें ये भी सोचना है सबसे पहले कि साइन इनवर्स में लिखा हुआ है ये। तो साइन इनवर्स में लिखा हुआ है तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए भाई। log का आंसर तो आप चेक करके देखो, log तो ऐसे करके ऐसे चला जाता है, यानी माइनस से लेके और इन्फानाइट तक वैल्यू देता है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक वैल्यू देता है। लेकिन यहाँ क्या होगा,
यहाँ हमें पता है कि log जो है वो -1 से लेके log, और बाहर नहीं जाना चाहिए, कहाँ, किसके बाहर नहीं जाना चाहिए, 1 से। यानी इसमें ये log x ने क्या क्या आंसर दिया हो, -1 से 1 तक का दिया हो, वो एक्सेप्ट होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में कौन से x होने चाहिए वो हमें इस बात से पता चल जाएंगे ना। तो आप जब भी साइन इनवर्स कोस इनवर्स x आए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, है ना, स्पेशल ध्यान रखें इस बात का। क्या करता हूँ, एंटी लॉग लेते हैं, तो e⁻ -1 x e⁻1, ये क्या बन गया भाई, x बिलोंग्स टू 1/e/e। ये क्या आ गया, x का इंटरवल जहां साइन इनवर्स x डिफाइन हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा डोमेन, यही क्या हो गया, फंक्शन का डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, गिवन फंक्शन, है ना, गिवन फंक्शन, जो फंक्शन दे रखा था उसका डोमेन आ गया। अच्छा, इसकी रेंज और चेक कर लीजिए। अब आप सोचो, रेंज चेक करने के लिए आप सोचो कि जब हमने 1/e इसको दिया तो ये कितना दे देगा, -1, है ना, 1/e जब इसको दे रहे हैं तो ये कितना दे देगा, ये तो -1 दे देगा ना एक तरीके से। तो 1/e लॉग में देखो 1/e पर आंसर कितना होगा, लॉग में 1/e, लॉग में 1/e पर कितना दे देगा ये, -1, यहाँ पर 1/e आया होगा कहीं पर ऐसे 1/e। अच्छा, e यहाँ पर आया होगा, e पर कितना दे देगा, ये तो 1 दे देगा ना ऐसे 1, तो ये +1 दे दिया, ठीक है, ये +1। तो ये -1 से +1 के बीच का आउटपुट दे रहा है। तो y में देखो, y में क्या कर रहा है, साइन इनवर्स में क्या मिल रहा है हमें, -1 से +1 तक का लगातार, है ना, लगातार वैल्यूज मिल रही हैं। तो आप जरा सोचो, साइन इनवर्स में ग्राफ पर जाते हैं तो आप सोचो ग्राफ ऐसा, और -1 से शुरू होके +1 तक सारी वैल्यूज मिल रही हैं, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा। तो यहाँ से देखो -1 से सारी वैल्यूज मिलनी शुरू हुई, तो ये वैल्यू हाईएस्ट कितनी होती है, π/2 होती है, और मिनिमम कितनी होती है, -π/2 होती है। तो रेंज क्या आ गई, y बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2, ठीक है। या फिर ऐसे सोच लो, साइन इनवर्स x तो कॉन्टिन्यूस है, अच्छा ये गैप भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसका ये जो इंटरवल है ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो -1 पर जो मिनिमम वैल्यू और +1 पे मैक्सिमम, देन उनके बीच के सारे, ठीक। अब बात करता हूँ मैं ई पार्ट की, ठीक है। ई पार्ट में देखिए y में क्या दे रखा है, कोस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया, ठीक है। तो देखो ई पार्ट में y में y = कॉस इनवर्स ये दे रखा है, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है कोस इनवर्स में। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हमें सबसे पहले साइन इनवर्स आए, कोस इनवर्स आए, तो हमें इस चीज़ की चिंता रहती है कुछ ज़्यादा वैल्यू ना दे दे कि गड़बड़ कर दे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसको हम ऐसा कर लेते हैं, -1 से लेके इसी को वेरी करवा देते हैं एक बार, जैसे पिछले में किया है ऐसे। अब सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर -1 से लेके 1 तक कैसे कैसे वेरी करता है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का थोड़ा सा है ना व्यू देता हूँ मैं आपको। 0 पर 0 और -1 पर कितना देगा, -1 पर -1 देगा, और +1 पर कितना देगा, +1 पर कितना देगा, 1 देगा, और +1 से लेके 2 तक जाएगा तो भी कितना रहेगा इसका आंसर, 1 रहेगा, और फिर 2 पर मिलते ही 2 आंसर दे देगा ना, ऐसा ये 2 ये 1 है ना, ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका। अच्छा, -1 से 0 से इसके बीच का ये आएगा, और इसमें थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू मिलते ही ऐसे ग्राफ आता है। अब आप एक बात सोच के देखो, यानी ये इसका ग्राफ है, 0 पर 0 से थोड़ा सा कम नेगेटिव मिलते ही 0 से लेके -1 के बीच का जो भी पुट करेंगे तो -1 देगा, ठीक है, ये आएगा। और 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू 0 देता है ना, और जैसे ही 1 पुट करोगे तो 1 पर 0 देगा, 1 देगा, और 2 पर कितना देगा, जो 1 और 2 के बीच में 1 देगा, और जैसे ही 2 हिल करेंगे 2 पर कितना दे देगा, 2। ये है। अब आप एक बात सोच के देखो कि हमारे पास क्या इंटरवल बन रहा है, यहाँ एक्सेप्ट क्या क्या हो जाएगा, -1 और 1, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो इसमें देखो x को,
इसमें हमने देखा x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है सर, -1 से तो वेरी करना शुरू किया ना। अच्छा, यहाँ 2 तक पहुँच गए यार, हम तो 2 तक पहुँच गए। देखो 2 तक पहुँच गए, तब तक ये क्या कितना दे रहा है, +1 दे रहा है, और यहाँ पर कितना था, -1 दे रहा है। -1 भी चलेगा और +1 भी। तो यहाँ से x का इंटरवल क्या हो गया, x का इंटरवल हो गया हमारे लिए -1 to 2 ओपन। ठीक है, देखो ये बात बहुत ही सिंपल सी थी। आप एक ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर मैं x की वैल्यू 1.9 फिल करूँगा तो ये कितना देगा, अगर x की वैल्यू 1.9 फिल करूँगा तब भी तो ये 1 ही देगा, 1.5 करूँगा तब भी 1 देगा। तो आप सोचो ना ऐसे सिंपल, और 0.5 0.2 -0.5 नेगेटिव का होते ही तो 1 दे देगा। तो नेगेटिव में माइनस का और ले जाओ, देखो माइनस का 1.2 करोगे तो माइनस का 2 दे देगा, जो इसको एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बैक में तो नेगेटिव में ज़्यादा नहीं जा सकते हम, -1 से ज़्यादा है, पीछे एक साइड में छोटी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, लेकिन 1 से बड़ी अगर 1 2 तक जाते हैं तो ये वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो डोमेन आ गया इसका। ठीक है, अब डोमेन आ गया तो आप सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने माइनस, इसका आंसर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट है ना, इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, इंटीजर, यानी इसका आउटपुट क्या होता है, इंटीजर। अब इंटीजर कौन कौन से आए हैं इसमें, 1 आया है, 0 आया है और 1, -1 0 एंड 1, 3 ही तो इंटीजर आए। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, तो तीनों ही इसको मिलेंगे। तो देखो भाई कि ये तो हो गया डोमेन इसका, ये तो हो गया डोमेन। अच्छा, रेंज के लिए कोस इनवर्स को मिला क्या क्या, उस चीज़ की बात करते हैं। कोस इनवर्स को मिला -1 मिला, 0 मिला और 1 मिला। तो -1 तो कब दे देगा ये, -1 तो कब देता है कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x -1, यहाँ से देखते हैं कोस इनवर्स में -1 कब मिलता है, पाई पर। कोस इनवर्स में 0 कब मिलता है, कोस इनवर्स में 0 कहाँ मिलता है, π/2 पर। और कोस इनवर्स में 1 कब मिलता है, कोस इनवर्स 1 है ना, तो 1 कहाँ मिलता है इसमें, 0 पर। कोस इनवर्स में 1 कहाँ मिलता है, 0 पर। देख सकते हो आप आराम से, कोस इनवर्स का ग्राफ देख लो, ऐसा होता है। ये पाई, ये वैल्यू होती है -1, ये 0 और ये 1 होता है। तो 1 पर इसका आंसर कितना आया, ये 0.1, है, 1 पुट किया तो 0 दे दिया। ये कौन सा होता है, 0 फिल किया तो π/2 दे दिया। ये कौन सा पॉइंट हुआ, -1 दिया तो पाई दे दिया। तो ये सारे ही पॉइंट है ना इसमें, ये फिल ही है ना, हमें इधर करने, समझ गए, ये वाली बात हो गई। नाउ इसके बाद बात करनी है मुझे एफ पॉइंट की, है ना, जो लास्ट पार्ट है इसका, उसकी बात करता हूँ। y = tan इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये भी वही फ्रैक्शनल पार्ट है भैया ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो इसका भी वही अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। ये भी कैसे वेरी करेगा, 0 पर 0, 1 पर 0, 2 पर भी 0, तो लेकिन इसके बीच में ऐसे लीनियरली बढ़ता है, फिर इसके बीच में ऐसे लीनियरली बढ़ता है, फिर इसके बीच में ऐसे लीनियरली, है ना, यहाँ से ये ऐसे यहाँ तक -1 है ना, ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, 0। अच्छा, इसका आउटपुट कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक करेगा। तो हम यहाँ से डोमेन की बात करें तो डोमेन आप सोचो 0 से 1 के बीच का में अगर पूरे रियल फिल करेंगे तो ये तो 0 से लेके कहाँ तक वेरी करेगा, आउटपुट कहाँ वेरी करता है, इसका आउटपुट करता है 0 से लेके 1 तक वेरी करता है। ठीक है, तो अब यहाँ ये डोमेन 0 से लेके 1 tan इनवर्स में तो सब कुछ एक्सेप्ट होता है ना, ऑल रियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डोमेन सारा एक्सेप्ट होता है, तो डोमेन x क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, तो रियल आ गया। अब रियल में इसने आंसर क्या क्या दे दिया y का, tan इनवर्स में क्या क्या दे देगा, 0 दे देगा, और क्या दे देगा, मैक्सिमम 1 तक पहुँचेगा। तो आप सोचो tan इनवर्स 0 पर वैल्यू कितनी देगा। देखो tan इनवर्स का ग्राफ अगर आप देखें तो उसको भी आप एक बार देख लो जल्दी से। ये ऐसा, तो ये ऐसे ग्राफ आएगा और ऐसे जाएगा। तो 0 पर 0, 0 से लेके कहाँ तक मिल रहा है, 1 तक, 1। तो 1 पर कितना मिलेगा, π/4। तो
ये हमें है ना लगातार इसकी बात हो रही है, तो यानी कि आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू आंसर आ गया 0 से लेके tan−1 क्या होता है, π/4 ओपन में। ठीक, फिनिश हो गया।